नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये प्राचीन भारत इतिहास के मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह जो वीडियो है हमारा प्राचीन भारत पर आधारित, यह सभी प्रकार के एक दिवसीय परीक्षाएँ जैसे एसएससी की परीक्षाएँ, उसके बाद रेलवे की, उसके बाद पुलिस के, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, उसके बाद लेखपाल के अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह प्राचीन भारत का हमारा वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने। तो इसे आप याद रखिएगा, यूनानियों ने पहली बार भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के जो साक्ष्य हैं हमें रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये जो दोनों जगह हैं ये गुजरात में थी। तो इसे आप याद रखिएगा, रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य हमें मिले थे तथा ये जो दोनों जगह हैं ये गुजरात में स्थित हैं। अगला हमारा है, पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? तो यह जो पुष्यभूति वंश था इसकी स्थापना की गई थी पुष्यभूति के द्वारा तथा इसकी राजधानी थी थानेश्वर। तो आप इसे याद रखिएगा, पुष्यभूति वंश की राजधानी थी थानेश्वर तथा पुष्यभूति वंश की जो स्थापना है इसके संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो आप याद रखिएगा, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी यह हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। तो इसे आप याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी यह हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जितने भी हड़प्पाई लोग थे, जितने भी हड़प्पाई व्यापारी थे, वे मेसोपोटामिया में व्यापार करने के लिए जाते थे। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा, नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कल्हड़ की जो रचना थी राज तरंगिणी, आप याद रखिएगा, कल्हड़ की जो रचना थी राज तरंगिणी, इसके अनुसार जो श्रीनगर की स्थापना थी अशोक के द्वारा की गई थी वितस्ता नदी के तट पर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है इसने एक और राजा को बताया है जिसने श्रीनगर की स्थापना की। तो उस राजा का नाम है प्रवन सेन। तो जो कल्हड़ की रचना है राज तरंगिणी, उसके अनुसार दो राजा थे, दो राजाओं का नाम का जिक्र है जिनके द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। पहले राजा आपका अशोक हो गए और दूसरे हो गए प्रवन सेन। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा जो कल्हड़ की रचना है राज तरंगिणी, इस राज तरंगिणी के द्वारा जो श्रीनगर का इतिहास है वो जानने में काफ़ी सहायता मिली थी। राज तरंगिणी में ही कल्हड़ के जितने भी इतिहास है मतलब राज तरंगिणी पुस्तक में जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट उसमें दिए गए वो कंटेंट से भी इम्पोर्टेंट श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर के इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, महावीर के 11वें शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के 11वें शिष्य थे गणधर। तो आप याद रखिएगा, महावीर के 11वें शिष्य थे गणधर। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण में स्थित जो पूरा स्थल था वो था दैमाबाद, महाराष्ट्र में प्रवर नदी के किनारे। तो इसे आप याद रखिएगा, दैमाबाद महाराष्ट्र में जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल था। वहीं अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी पूरा स्थल की बात करें तो वह था मांडा, जम्मू कश्मीर में। मांडा जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पूरा स्थल था। वहीं अगर हम पूरब की बात करें तो आलमगीरपुर, क्या था? आलमगीरपुर जो था यह आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। यह
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा था। वहीं अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। वहीं अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी पूरा स्थल की बात करें तो सुत्का गेंडोर क्या था, तो सुत्का गेंडोर जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल था तथा यह बलूचिस्तान में स्थित है, सुत्का गंडोर। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र तथा होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। तो इसे आप याद रखिएगा। होयसल वंश की स्थापना यानी इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन तथा होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलार। तो आप याद रखिएगा, गंग वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी कोलार तथा यह जो गंग वंश था यह प्राचीन कर्नाटक का एक राजवंश था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, प्राचीन कर्नाटक का एक राजवंश था गंग वंश, जिसकी प्रारंभिक राजधानी थी कोलार। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। ईसा की जो पहली शताब्दी थी, आप याद रखिएगा, ईसा की पहली शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो कश्मीर के कुंडलवल में। तो आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंदर बलदाई इसका राइट आंसर है। चंदर बलदाई जो थे इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल मुनि। तो आप याद रखिएगा, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चीनी यात्री जिसका नाम था वेन सांग भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यह जो चीनी यात्री था वेन सांग यह भारत आया था 630 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो आप याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री वेन सांग था यह भारत आया था तथा इसकी समय सीमा मतलब समय काल था इसका 630 ईस्वी से लेके 644 ईस्वी के बीच। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही जो चीनी यात्री वेन सांग था इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। आप देखिएगा, चीनी यात्री वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है तथा इसने वेन सांग ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो वेन सांग की रचना का नाम है सी यू की। आप याद रखिएगा, वेन सांग की रचना का नाम है सी यू की। तो आप याद रखिएगा तथा वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था तथा इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके साथ ही यह हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। तो आइए बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो यह जो हर्षवर्धन है यह किस वंश का शासक था? तो पुष्य भूति वंश का शासक था। किस वंश का? तो पुष्य भूति वंश का शासक था हर्षवर्धन, जिसके शासनकाल में चीनी यात्री वेन सांग भारत आया था तथा यह जो हर्षवर्धन था इसकी 3 पुस्तकें जो हैं लगातार एग्जाम में पूछी गई हैं, जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो हर्षवर्धन की 3 प्रसिद्ध पुस्तकों में से पहली है नागनंद। कौन सी है? नागनंद हो गई। उसके बाद आपको प्रियदर्शिका हो गई, प्रियदर्शिका हो गई तथा तीसरी इसकी पुस्तक है, तीसरी पुस्तक का नाम है रत्नावली। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं हर्षवर्धन की जो लगातार एग्जाम में पूछी गई है। पहली हो गई आपकी नागनंद, दूसरी हो गई प्रियदर्शिका और तीसरी हो गई रत्नावली। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो आप याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर जो थे ये जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे तथा यह जो श्वेतांबर संप्रदाय था यह श्वेत रंग का यानी सफेद रंग का वस्त्र धारण करता था। वहीं जो दिगंबर लोग थे ये वस्त्र नहीं धारण करते यानी कपड़ा नहीं पहनते थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आग का जो आविष्कार है यह
पूरा पाषाण काल में हुआ था, तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल है आलमगीरपुर। यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल है। तो आप इसे याद रखिएगा, आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है, इसमें सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। तो आप याद देखिएगा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। तो आप याद देखिएगा, जो चंद्रदेव था, इसके द्वारा गढ़वाल वंश की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो मनुस्मृति थी, यह किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो शुंग वंश के समय में मनुस्मृति की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, शुंग वंश के समय में मनुस्मृति की रचना की गई थी। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो महावीर जो थे, जो कि महावीर ये 24वें तीर्थंकर थे, किसके? जैन धर्म के। आप याद देखिएगा, जो महावीर थे ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तथा इनके जो प्रथम अनुयायी हुए थे उनका नाम था महावीर का दामाद जमाली। तो आप याद देखिएगा, महावीर के जो दामाद जमाली थे, ये इनके प्रथम अनुयायी हुए थे। तो आप याद देखिएगा, तथा महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तथा महावीर का जो जन्म हुआ था, यह हुआ था, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। आप याद देखिएगा, 540 ईसा पूर्व में वैशाली में। कहाँ? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था, तथा ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, तथा इनका जो प्रथम अनुयायी था वह था इनका दामाद जमाली। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन। आप याद देखिएगा, सामंत सेन के द्वारा सेन वंश की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। तो आप याद देखिएगा, शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। वही अगर हम गौतम बुद्ध की माता की बात करें, तो गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया। आप याद देखिएगा, गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, तथा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम भी लगातार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। आप याद देखिएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। वहीं अगर हम गौतम बुद्ध के पुत्र की बात करें, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो इतनी चीजें आपको याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन हो गया, इनकी माता का नाम महामाया हो गया, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा हो गया, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। वही अगर हम गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। तो आप याद देखिएगा, राजेंद्र तृतीय जो था, यह चोल वंश का अंतिम राजा था। तो इसे आप जरूर याद देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दांती दुर्ग। तो आप याद देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना यह दांती दुर्ग के द्वारा की गई थी, तथा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। कहाँ? तो मान्यखेत, जो कि गुलबर्गा कर्नाटक में है, यह राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो आप याद देखिएगा, मान्यखेत जो कि गुलबर्गा कर्नाटक में है, यह मतलब राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तथा राष्ट्रकूट का राजवंश का जो संस्थापक था वह था दांती दुर्ग। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो प्रसिद्ध राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते, यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो आप याद देखिएगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर जैन को। तो आप यहाँ देखिएगा महावीर जैन जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसे आप याद देखिएगा। वही अगर हम जैन धर्म के पहले तीर्थकर की बात करें तो ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तो आप याद देखिएगा ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। वही अगर हम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात करें तो पार्श्वनाथ, आप याद देखिएगा जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। तो इसे आप याद देखिएगा। तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर जैन, तथा महावीर जैन को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो द्वितीय जैन सभा थी इसका आयोजन किया गया था 512 ईस्वी में। आप याद देखिएगा 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। आप याद देखिएगा जगह का नाम पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र नहीं, गुजरात के वल्लभी हो इसका आंसर होगा, सॉरी। द्वितीय जैन सभा का जो आयोजन है 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में। आप याद देखिएगा गुजरात के वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। वही अगर हम पहली जैन सभा का बात करें तो पहली जैन सभा का जो आयोजन है किया गया था पाटलिपुत्र में। आप याद देखिएगा पाटलिपुत्र में पहली जैन सभा का आयोजन किया गया था। किसके अध्यक्षता में? तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। आप देखिएगा स्थूल भद्र की अध्यक्षता में पहली जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। वहीं दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। तो आप याद देखिएगा पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई। तो इसे आप याद देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है अथर्ववेद। तो आप याद देखिएगा अथर्ववेद जो होता है इसको तंत्र मंत्र वाला वेद कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो जो कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री पर आधारित है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तथा अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। तो ये वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे प्रश्न हैं। हमारा 32वां प्रश्न है अशोक के पिता का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बिंदुसार। आप याद देखिएगा अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। तो आप याद देखिएगा अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है की गई थी रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। आप याद देखिएगा 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आप याद देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा यह मोहनजोदड़ो है क्या? तो यह जो मोहनजोदड़ो था यह सबसे बड़ी इमारत थी। मतलब जो मोहनजोदड़ो थी सबसे बड़ी इमारत इसकी अन्न कोठार थी। आप याद देखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी अन्न कोठार, यह कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में। तो आप याद देखिएगा अन्न कोठार जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी यह मिली थी मोहनजोदड़ो में। तो आप याद देखिएगा तथा मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ भी मिला था। आप याद देखिएगा मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार जो कि ग्रेट बाथ भी इसको कहते हैं यह मिला था। तथा जो अन्न कोठार था वह भी मोहनजोदड़ो से ही मिला था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। तो आप याद देखिएगा गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी यह बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। तो आप इसे जरूर याद देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन है यह कनिष्क के द्वारा किया गया था कश्मीर के कुंडलवन में। आप याद देखिएगा कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन ये जगह आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के द्वारा चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तथा इस चौथी बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है यह की गई थी वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा। तो इसे आप जरूर याद देखिएगा वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। तथा यह जो चौथी बौद्ध संगति थी इसका आयोजन
पहली ईसा पूर्व में किया गया था, मतलब ईसा की पहली शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था कनिष्क के द्वारा कश्मीर के कुंडल वन में। अगला हमारा है, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम लेखक जैमिनी को माना जाता है। आप ये देखिएगा, जो जैमिनी था इसको सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो आदि मानव के द्वारा जो पहली बार पालतू जानवर बनाया गया था वह था कुत्ता। तो आप यहाँ देखिएगा, कुत्ता जो था यह आदि मानव के द्वारा सर्वप्रथम बार पालतू बनाए जाने वाला जानवर था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? तो इसका आंसर सभी को पता है, ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो प्रश्न में यहाँ पे दूसरी राजधानी की बात है, तो आइए जान लेते हैं कि कनिष्क की सबसे पहली राजधानी कौन थी। तो कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। आप यहाँ देखिएगा, पुरुषपुर जो कि पेशावर में थी, यह कनिष्क की पहली राजधानी थी तथा इसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। तो आप याद देखिएगा, कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर में और इसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा में। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा यह जो कनिष्क था यह कुषाण वंश का शासक था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। तो आप देखिएगा, जो गोपाल था यह पाल वंश का संस्थापक था, इसी के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है यह कराया गया था ययाति केसरी के द्वारा। आप याद देखिएगा, यह सोमवंशी वंश का राजा था ययाति केसरी, इसी के द्वारा भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में, आप याद देखिएगा, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पे लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था 11वीं शताब्दी में। तो आप इसे याद देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो शाक्य वंश से। तो आप याद देखिएगा, महात्मा बुद्ध का संबंध जो था यह शाक्य वंश से था। तो आप इसे जरूर याद देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश था उसकी स्थापना की गई थी तैलप द्वितीय के द्वारा। आप याद देखिएगा, तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, गुजरात के वल्लभी में। कहाँ? तो गुजरात के वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। वह अगर हम पहली जैन सभा की बात करें तो इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है यह शुरू किया गया था अशोक के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति। तो आप याद देखिएगा, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है निर्वाण की प्राप्ति। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो पल्लव वंश की जो स्थापना है यह की गई थी सिंह विष्णु के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, सिंह विष्णु जो था यह पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निर्वाण का अगर हम शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। तो आप देखिएगा, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रथम जो जैन सभा थी इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। आपको ये पता ही होगा, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। कब? तो 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व में। तो आप देखिएगा, 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो खरोष्टी लिपि होती है यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो आप याद देखिएगा, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। तो आप याद देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह जो खरोष्टी लिपि होती है यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है,
विख्यात तट मंदिर किसने बनवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो विख्यात तट मंदिर है इसको बनवाया गया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। तो आप यहाँ देखिएगा जो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था इसके द्वारा विख्यात तट मंदिर को बनवाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला हमारा है धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। तो आप यहाँ देखिएगा धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं तथा यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था तथा यह कहाँ पे स्थित था, तो गुजरात में। तो आप देखिए गुजरात में स्थित है यह धौलावीरा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। तो इसे आप याद देखिएगा, इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। अगला हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि जो 23वें तीर्थंकर थे मतलब जैन धर्म के, उनके द्वारा 4 महाव्रत जो पहले से ही जोड़े गए थे जैन धर्म में, वहीं 5वां जो महाव्रत जोड़ा गया था महाब्रह्मचर्य। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसको किसने जोड़ा था। तो जैन धर्म का जो 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य, इसको जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। तो आप याद देखिएगा महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इन्हीं के द्वारा 5वां महाव्रत जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी। तो ईसा की पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। कहाँ पे, तो कश्मीर के कुंडल वन में। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। तो आप यहाँ देखिएगा अशोक को देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी इन 2 नामों से भी जाना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे। तो आर्य लोगों का आगमन माना जाता है मध्य एशिया से। तो आप यहाँ देखिएगा आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे। तो यह जो श्वेतांबर और दिगंबर थे, आप यहाँ देखिएगा जब जो जैन धर्म था, जैन धर्म आगे चल के 2 संप्रदाय में बढ़ गया था। एक संप्रदाय था आपका श्वेतांबर और दूसरा था आपका दिगंबर। तो आपसे पूछा जा रहा है जो श्वेतांबर संप्रदाय था जैन धर्म का, उसके संस्थापक कौन थे, तो स्थूल भद्र। तो आप यहाँ देखिएगा जो स्थूल भद्र थे ये श्वेतांबर के संस्थापक थे। तो आप याद देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था। तो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबिसार। तो आप यहाँ देखिएगा हर्यक वंश जो जिसकी स्थापना मगध में की गई थी, मतलब मगध साम्राज्य में हर्यक वंश का शासन था तथा हर्यक वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो था बिंबिसार। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है शुंग वंश। यहाँ पे होगा शुंग वंश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो शुंग वंश था उसका संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। तो आप यहाँ देखिएगा शुंग वंश की स्थापना की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। तो आप यहाँ देखिएगा पृथ्वीराज तृतीय जो था यह चौहान वंश का अंतिम शासक हुआ। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह लिखी गई थी पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा। तो आप यहाँ देखिएगा विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घोड़ा। तो आप यहाँ देखिएगा जो घोड़ा है यह महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है। यानी जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, आप यहाँ देखिएगा जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसके लिए जो प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है वह घोड़ा लाया जाता है। तो आप यहाँ देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिशीक्रमण। तो आप यहाँ देखिएगा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिशीक्रमण के नाम से जानते हैं तथा इनके गृह त्याग के लिए जो प्रतीक चिन्ह उपयोग में लाया जाता है उसको हम घोड़ा कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। वहीं 24वें तीर्थंकर की बात करें तो
मतलब महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? तो घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो आप याद देखिएगा, यह नंद वंश का शासक था घनानंद, जिसको पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। तो आप याद देखिएगा, भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। लोथल प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? तो गुजरात में। तो आप याद देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा यह जो लोथल था यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन मतलब महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ से गोदीवाड़ा मिला था। आप याद देखिएगा, यहाँ से चावल के साक्ष्य तथा यहाँ से एक गोदीवाड़ा यानी जो जहाजों खड़ा करने का बेड़ा होता है वो यहीं से ही प्राप्त हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन से हैं? तो पहला और जो 10वां मंडल था वो ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। तो आप याद देखिएगा, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं, जिनमें से पहला मंडल और 10वां मंडल जो था वह बाद में सबसे लास्ट में जोड़ा गया। अगला हमारा है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की और गुजरा अभिलेख में। तो आप देखिएगा, अशोक का नाम अशोक मास्की और गुजरा अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा जितने भी उसके अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम रखा गया देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदस्त इसका राइट आंसर है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदस्त था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा। तो आप इसे याद रखिएगा, घोड़ा जो था यह आर्यों का प्रिय पशु था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं नागार्जुन। तो आप याद देखिएगा, जो नागार्जुन थे यह शून्यवाद के प्रतिपादक थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, द्वैत। आप याद देखिएगा, जो द्वैत सिद्धांत था इसके प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे निम्बंकाचार्य। तो आप याद देखिए, जो निम्बंकाचार्य हैं ये द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो आप याद देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा था वासुदेव। तो आप याद देखिएगा, जो वासुदेव था यह कुषाण वंश का अंतिम राजा था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। आप याद देखिएगा, मौर्य शासक था अशोक, इसी के द्वारा यह कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाभिनिशीक्रमण के नाम से जानते हैं। तथा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के लिए जो प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है वो लाया जाता है घोड़ा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला हमारा है, महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम में जो एकात्मक रथ हैं इनका निर्माण करवाया गया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद देखिएगा, जो महाबलीपुरम के एकात्मक रथ हैं इनका निर्माण कराया गया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा? तो हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा गया था हिटलर के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, हिटलर ने हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था। तो आप याद देखिएगा, तथा यह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और हड़प्पा की सभ्यता थी दोनों समकालीन सभ्यता थी। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना था शुद्धवर्मन। तो आप देखिएगा, शुद्धवर्मन जो थे ये महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो आर्यों के सबसे प्रिय देवता उस समय थे इंद्र। तो आप देखिएगा, जो इंद्र थे उस समय आर्यों के सबसे प्रिय देवता हुआ करते थे। अगला इंपॉर्टेंट 80वां हमारा जो प्रश्न है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो गीत गोविंद पुस्तक है ये लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। तो आप देखिएगा, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है?
तो संस्कृत भाषा में। जो कल्प सूत्र है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट नंबर है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो कण्व वंश की जो स्थापना है यह की गई थी वासुदेव के द्वारा, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट नंबर है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद इसका राइट आंसर है। आप याद देखिएगा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। तो आप याद देखिएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की मतलब इसके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। इनके पिता की बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था यह सुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया, तथा गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो दिल्ली नगर की जो स्थापना की गई थी तोमर नरेश अंगपाल के द्वारा। आप याद देखिएगा, तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। अगला हमारा है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो भानुगुप्त। आप याद देखिएगा, जो भानुगुप्त था यह अंतिम गुप्त शासक था। अगला प्रश्न हमारा है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। तो इसे आप याद देखिएगा, मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। आप याद देखिएगा, मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका पुस्तक लिखी गई है, तथा मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त इसका राइट आंसर है। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो जो आदि मानव थे इन्होंने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। तो आप याद देखिएगा, आदि मानव के द्वारा सर्वप्रथम सीखा गया था आग जलाना। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की गई थी। तो आप याद देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना यह की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कुमार गुप्त ने की थी। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, तथा मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो मदुरै। आप याद देखिएगा, जो मदुरै था यह पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है धौलावीरा। तो आप याद देखिएगा, जो धौलावीरा था यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर था, तथा धौलावीरा कहाँ स्थित था? तो गुजरात में। आप याद देखिएगा, जो धौलावीरा था यह गुजरात में स्थित था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है गोपाल के द्वारा की गई थी। आप याद देखिएगा, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, इसी के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जानते हैं हम? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है यह करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में। तो आप याद देखिएगा, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा है गौतम। तो आप याद देखिए, गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, यानी कि 100वां प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है जो कि प्राचीन भारत पे आधारित थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं एवरीडे। एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीश @14। विमरीश मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस में देंगे वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।